हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम फिर से हैं आपके साथ उद्गम सीरीज़ के हमारे नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स पिछले 3 लेक्चर में हमने सीखे, जिसमें मैंने आपको कहा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास सेक्शन सी के अंदर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी स्टूडेंट्स छोड़कर जाते हैं। इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर बार एक क्वेश्चन इसका देखा गया है, बट दीज आर द टॉपिक्स जो मैं कवर कर रहा हूँ स्पेशली। वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट सब छोड़ देते हैं, या कहीं पर भी वो काफ़ी रेयर कवर होते हैं, या इतने बढ़िया से नहीं समझाए जाते कि वो पकड़ में आ जाए। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं है ग्रीन्स फंक्शन के, लेकिन आप इसे इतनी जल्दी सीख सकते हो, सिर्फ 2 लेक्चर में आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको इतनी जल्दी सीख सकते हो, और ये एडवांस पोर्शन में अगर आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो इन दिस वे आप समझ सकते हो कि इनकी इंपॉर्टेंस इस हिसाब से है कि 5 मार्क्स आपको सीधा मिल सकते हैं। तो हमने एक इस तरीके का प्लान किया है कि मतलब स्पेशली फॉर माय केस, कि वो सब टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि वही छोड़ जाते हैं, या उनके ऊपर ऐसा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि भाई इसको कर लो तो आप एक श्योरिटी के साथ जा सकते हो कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर मैंने टारगेट किया है कि उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखूं, इस तरीके से मुश्किल टॉपिक्स को प्रेजेंट करूं, ताकि अगर आपको मुश्किल आ गए तो आसान चीज़ें ठीक है वो फिर भी की जा सकती हैं, या थोड़े से एफर्ट से आप उसको कर पाओगे। तो जितना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो सब टॉपिक्स पे हम टारगेट करें जिसमें 5-5 नंबर का स्कोप बनता है। तो उसी का जो टॉपिक है वो है हमारे पास आज ग्रीन्स फंक्शन। अब ग्रीन्स फंक्शन हम ग्रेजुएशन में भी ठीक ठाक से अगर नहीं पढ़ते, मास्टर्स में भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अगर ग्रीन्स फंक्शन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके सिलेबस के अंदर ग्रीन्स फंक्शन आता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करें? तो जब हमने उसे ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं, मास्टर्स में या क्या कहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको इतने इन डेप्थ पढ़ें कि बड़े आराम से, बड़ा ठीक है आराम आराम से समझें कि अगर कभी कई सालों में एक बार में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कर लें। तो ये आज का लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये 2 लेक्चर ये देखिए, एंड आई होप आपको उसके बाद ग्रीन्स फंक्शन आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है, कैसे टैकल होता है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, देखो ये जो टॉपिक है ये थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल में हायर है, तो इसके लिए आपको भी उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, ठीक है, आप चाहें तो लेक्चर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो उसको आप एंड तक देखो, एक एक चीज़ पर पकड़ बनाओ, प्लस आप देखोगे कि उसमें आपको नए बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है ग्रीन्स फंक्शन। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्रीन्स फंक्शन, और उसका सॉल्यूशन का प्रोटोकॉल क्या होता है, मतलब कैसे सॉल्व करना है, और फिर उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारे पास ये टारगेट है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ग्रीन्स फंक्शन। अब यहां पर क्या है कि मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा, सही वाली पिक्चर नहीं, मैथमेटिकल पिक्चर। तो एक मैथमेटिकल पिक्चर ड्रॉ करूंगा जिससे आपने स्टेप बाय स्टेप पकड़ते जाओ, तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि जी ग्रीन्स फंक्शन काम कैसे करता है। एंड द टाइम यू गेट टू नो कि ये काम कैसे करता है, आपको इसका पूरा प्रोसीजर आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद, तो सबसे पहले ग्रीन्स फंक्शन यूज क्यों होता है। आपके पास बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप बहुत सारी मेथडोलॉजीज यूज करते हैं। कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा कि हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाते हैं, उस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत जगह आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे जहां पर भी फोर्स आएगा, फोर्स F = ma। एक्सेलरेशन क्या है,
वो है आपका डिस्प्लेसमेंट को लेके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसके अलावा जब भी आप हार्मोनिक ऑसिलेटर्स देखोगे तो उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं जो कि सीधा सीधा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेट करती हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? नाउ लेट्स डिस्कस दिस। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कुछ होती हैं होमोजीनियस इक्वेशन, कुछ होती हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं पॉलिनोमियल वाले होमोजीनियस की बात नहीं कर रहा, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं अब इस पे हल्का सा आपको इनसाइट दे देता हूँ ताकि किसी भी तरह का ऐसे मिसिंग पॉइंट सा ना रहे। जैसे कि हमारे पास है कि ये मेरे पास एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का ऑपरेटर, और ये मैंने अप्लाई किया है मान लीजिए किसी fx के ऊपर। अब ठीक है, या जैसे जिसको हम y लिखते हैं dy डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग dy बाई डी एक्स, तो वो जो ऑपरेटर है जिसमें हम y कॉमन बाहर ले सकते हैं, लीनियर इक्वेशन जैसे होती हैं, ठीक है, उस तरीके से ये आपके पास ऑपरेटर है, ये आपके पास वो फंक्शन है। नाउ अब यहां आप कंसीडर करते हो कि समथिंग यहां पर भी एक x का फंक्शन है राइट हैंड साइड पे। तो जब राइट हैंड साइड पे ये जो है ये नंबर आपका 0 होता है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 0, और एक कंडीशन होती है व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 तब तो काम आसान हो गया, सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल है ही नहीं, तो बस उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और when this is not 0, that is inhomogeneous differential equation। तो हमारे पास जब इनहोमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आप जनरली उसमें क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ आप उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करते हो, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आप करते हो। तो वो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपका, सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप उसको फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या कई बार आपके पेपर में ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की दी हुई है, तो उस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप वैसे कर सको, लेकिन जो भी इम्पॉसिबल टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है, तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनको हम ग्रीन्स फंक्शन का यूज करके उनका सॉल्यूशन हम पॉसिबल कर लेते हैं। तो ग्रीन्स फंक्शन क्यों यूज होता है? इनहोमोजीनियस टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्रीन्स फंक्शन जो है वो काम आता है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बहुत कॉमन है हमारे फिजिक्स में, सीधी बात है ये। तो अब हमारा मुद्दा क्लियर हो गया कि हम ये करता क्या है। अब भैया ये करता ऐसे कैसे, अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो अब ये करता ये काम कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक ग्राफिकल पिक्चर और एक मैथमेटिकल पिक्चर। तो ग्राफिकल पिक्चर सबसे पहले आप समझिए, ठीक है, और इसको समझने से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को थोड़ा सा पकड़िएगा, ठीक है, और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी सीखने को मिलेंगी जो फिजिक्स में आगे पीछे आपको बहुत काम आएंगी। मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो लेकिन वो किस तरह का है, जैसे मैं कंसीडर करता हूं कि मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये मेरे पास है एफ एक्स, और या जिसे हम कह सकते हैं y, और ये है x। तो मॉडुलस ऑफ x ये फंक्शन मुझे प्लॉट करना है। मॉडुलस ऑफ x क्या होता है भाई, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो fx भी आपके पास पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो भी fx पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट x। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो उससे माइनस मल्टीप्लाई करके +1, उसकी प्लस जो वैल्यू होगी वो आपके पास फंक्शन होगा। तो ये एक इस तरीके का फंक्शन है जो कि मॉडुलस
आपका मॉडुलस ऑफ एक्स है, जो कि यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब दूसरी बात लेते हैं, तो भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा। मैं इसका डिफरेंशिएशन प्लॉट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरफ डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन आपका स्लोप की इंफॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है, इतनी बात तो सबको पता होगी कि स्लोप की इंफॉर्मेशन। अब ये जो है यहां स्लोप क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये किस चीज की इक्वेशन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स स्लोप क्या है, 1 स्लोप है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन प्लॉट करना चाहूंगा तो पॉजिटिव एक्स की तरफ दिस इज दिस 1, और अगर इसको मैं देखना चाहूंगा नेगेटिव की तरफ, दिस इज, इसका स्लोप क्या है, -1। यहां क्या है, ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है, कि आप यहां तक स्लोप -1 चल रहा था, यहां स्लोप +1 हो गया, तभी तो हम कहते हैं कि भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करें 0 के अबाउट तो थोड़ा सा इधर जाते अलग वैल्यू है और इधर जाते अलग वैल्यू है, और उनमें बहुत डिफरेंस है। तो एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन होती है उसमें सेट नहीं बैठता ये, ठीक है, वो आपकी फॉलो नहीं करता, तो दैट्स वाई हम कह देते हैं कि चलो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, लेकिन मुद्दे की बात इसके बाद आती है। अब अगर मैं इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं इसका कर दूं तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि इसका स्लोप, ये जो है आपके पास, इसका स्लोप क्या है, यहां पर देखेंगे, यहां नेगेटिव एक्स में इसका स्लोप क्या है, 0 0, पॉजिटिव एक्स में इसका स्लोप क्या है, 0 0। इस पे आप टेंजेंट डालोगे तो ये क्या है, इसका एंगल एक्स एक्सिस से आपके 0 है, तो tan 0 0 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 पे क्या है, 0 पे ये यहां से यहां चला गया पूरा स्ट्रेट, तो ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब इन्फिनिटी जाएगा। तो यहां पे 0, यहां इन्फिनिटी, और यहां वापस 0, तो ये आपका बन जाता है डिराक डेल्टा, डेल्टा एक्स। तो इसको थोड़ा सा साइड में लिखें, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इनके फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं थोड़ी सी। तो ये आपके पास है फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास है सेकंड पार्ट, और ये आपके पास है थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप कितनी वैल्यू का है, ये -1 से 1, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 2 का है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिराक डेल्टा बनेगा वो 2 टाइम्स ऑफ डिराक डेल्टा होगा। मतलब जब यूनिट स्टेप होता है उसका डिफरेंशिएशन हम लेते हैं तो वो क्या बनाता है, वो डिराक डेल्टा, डेल्टा एक्स बनाता है। अगर इसमें 2 का स्टेप है तो वो 2 टाइम्स ऑफ डिराक डेल्टा बनाएगा। तो जितना स्टेप की स्ट्रेंथ होगी उतनी वैल्यू का डिराक डेल्टा, उतनी स्ट्रेंथ का डिराक डेल्टा बनता है। ओके, अब ये तो चलो कुछ ग्राफ की नॉलेज होगी, लेकिन भैया ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डिस्कस ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्म का ये जो किरदार है ये बाद में जाके पता चलेगा कि बैकग्राउंड पे यही काम कर रहा था सब, ठीक है, कि बैकग्राउंड में जो फिल्म का ये किरदार है यही काम कर रहा था, और एंड में आपको पता चलेगा अच्छा तो यही बन रहा था। हाँ, अब आपके पास क्या है, अब हम इधर चलते हैं जो मैथमेटिकल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब यहां पर हमारे पास जो दूसरी पिक्चर है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एल ऑपरेटर है ये एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है, और यहां आर एक्स आपके पास है, ठीक है।
तो हम कंसीडर कर लेते हैं भाई ये तो आपकी इक्वेशन, ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कुछ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये बना हुआ है। नाउ अगर अब मैं इसके अंदर देखूं तो मैं कहता हूं कि जैसे आपने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो मैं एक चीज एज्यूम, मतलब इसके अंदर मैं कंसीडर करता हूं कि जो मेरे पास एक ग्रीन्स फंक्शन है जी, जो कि मेरे पास है x से a तक, ठीक है, जो कि है x से a तक, यहां पर मेरे पास है आर ए, तो x की जगह मेरे पास यहां है आर ए, और मैं इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कर देता हूं a से b पॉइंट तक। तो ये जो a की क्वांटिटी है, मैं एक ऐसा कर्नल यूज कर रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म या लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन होता है, इधर जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, उसको आप एक कर्नल का यूज करते हो, उस कर्नल के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हो। तो वो इंटीग्रेशन करके ये कर्नल जो दो वेरिएबल का बना होता है, इसमें जो दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक है, उसकी टर्म्स में फिर आप इसको ले आते हो और ये आपका एफ एक्स के इक्वल होगा। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म यही होता है, ठीक है, एक फंक्शन उसके साथ एक कर्नल, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन लो, ये भी तरह का एक तरह का क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है कि इंटीग्रेशन करके इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 बन जाता है। ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जिसमें कर्नल 1 है। तो ऐसे ही किसी भी फंक्शन को किसी स्पेशल हमारी जो ज़रूरत के हिसाब से, जैसे ई रेज़ पावर आयोटा एस एक्स अगर हम ले लेते हैं कर्नल को, तो वो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने लग जाता है, ऐसी कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाता है, ठीक है। वेव से जब वेव के कॉम्बिनेशन से कुछ बनने लगे उसको एक्सप्लेन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमिनाज में यूज़ होता है, तो मतलब ऐसे वो कई जगह पे आ जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर फिजिक्स की चीज़ें हैं जहाँ पर वो यूज़ हम कर सकते हैं, जहाँ पर उसको मतलब उसका हम उतना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो हम उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से ये बन सकता है ओवरऑल। तो a का जो फंक्शन है उसमें x का फंक्शन s में चेंज करते हैं, इसमें a का फंक्शन में x में चेंज कर रहा हूँ। तो लेट देयर बी अ ग्रीन फंक्शन, ठीक है, सच दैट, तो यहां पर मैं कुछ लाइन्स ऐसे जोड़ देता हूं, लेट देयर बी अ ग्रीन्स फंक्शन सच दैट, ये आपके पास है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है, नेवर माइंड। तो हाँ, अब ये आपके पास आ गया। अब एक काम करते हैं भाई, दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई करने पर, दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई करने पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं यही ऑपरेटर दो बोथ साइड्स अप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो मेरे पास डिफरेंशिएशन है इसका, तो ये मेरे पास x के रिस्पेक्ट में है, तो ये मेरे पास ऐसे बनेगा। अभी ये a और b लिमिट क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बट पहले हम पिक्चर थोड़ा सा क्लियर कर लें। नाउ तो ये है जो यहाँ पर भी ये मैंने यही ऑपरेटर लगा दिया जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बना है। तो अब ये क्या है, ये ऑपरेटर एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज, अब ये क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और इंटीग्रेशन क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी आर ए दिस ऑपरेटर एंड दिस बिकम्स जी एक्स ए डी ए। अब एक चीज सोचो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। इफ यू कंपेयर दिस वन एंड दिस वन,
तो भाई ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड तो सेम होगी। अब ये वाली साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये आर एक्स के इक्वल होनी चाहिए, आर एक्स के इक्वल होनी चाहिए। अब ये आर एक्स के इक्वल कैसे हो सकती है? ये तभी पॉसिबल है अगर मैं ये कहूं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये मेरी किसी तरीके से डिराक डेल्टा ऑफ a माइनस एक्स हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास a माइनस एक्स हो जाए या x माइनस ए हो जाए, बाय प्रॉपर्टी दे आर द सेम। तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से हो जाए, यहां पर डिराक डेल्टा a माइनस एक्स हो, फिर मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो आर ए की जगह मैं x रख दूंगा, बस ये आंसर आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस ये आपके पास एक मेन चीज आ गई कि ये जो फंक्शन है, ये जब g पे अप्लाई हो तो ये आपको इस तरीके का डिराक डेल्टा फंक्शन देना चाहिए। और अब एक बात आपको समझ आ रही होगी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगने के बाद एक फंक्शन आपको डिराक डेल्टा दे, सेकंड डेरिवेटिव होने के बाद एक फंक्शन आपको डिराक डेल्टा दे, ऐसा आपने कहां देखा है? मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो इफ अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो मतलब कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब उसके अंदर इस तरीके से कुछ पैटर्न में चेंज आपका आता है, उस केस में ही ओनली पॉसिबल होता है कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो एक स्टेप क्रिएट होगा और सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो डिराक डेल्टा क्रिएट होगा। अब समझ में आया कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका सेकंड डेरिवेटिव डिराक डेल्टा होना चाहिए। इट मींस इसमें एक बीच में ऐसा पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उससे इधर फंक्शन अलग होगा, इधर फंक्शन अलग होगा, लेकिन दोनों फंक्शन उस पॉइंट पे एग्री करेंगे कि जी इस पे ये यही वैल्यू देगा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये दिस काइंड ऑफ फंक्शन आपका, ये जो आपके पास ग्रीन्स फंक्शन है, ये होना चाहिए। अब भाई इतनी बात समझ आ गई हमें कि ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ये a और b क्या है? a और b क्या है? लेट्स लुक एट। ये a जो है, ये आपके पास है कि देखो जो भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस आपकी ज़रूरी होती हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस, वो जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो जिस जिस पॉइंट पे हों वो पॉइंट ए और बी होंगे। तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर सॉल्व करनी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमें दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए। वो दो जो बाउंड्री कंडीशन है वो दो पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए। अब वो जो दो पॉइंट है आपके, उसमें से एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, उसके बीच में ही हम ये डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो ए एंड बी आपके पॉइंट्स क्या है? ठीक है, जिस पर बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। तो जिस पे बाउंड्री कंडीशंस भैया गिवन है वो ए और बी हो गए। अब उसके बीच में, ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, आप उसको एक्स डैश कह लो, ए कह लो, स्मॉल ए कह लो, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट है जिस पॉइंट पे ऐसा कुछ है। ठीक है, कि मतलब उससे इधर फंक्शन अलग है, उधर फंक्शन अलग है, और ये जो दोनों फंक्शन है ये क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये इस पे एग्री करते हैं, सेकंड पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव लेने पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल,
और उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने पे डिराक डेल्टा होंगे। तो हमें डिराक डेल्टा इधर तक नहीं पहुंचना है, हमें ये दो प्रॉपर्टीज ही यूज हो जाएंगी, दैट्स इट। सो अब इसके बाद एक और बात ऐड करते हैं, ठीक है। वो क्या बात ऐड कर रहे हैं, मतलब यहां पर हमने कंसीडर किया एक पॉइंट ए, स्मॉल ए, ये वही ए पॉइंट है जिसके ऊपर डिराक डेल्टा बन रहा है। तो वो ए वही पॉइंट है जहां डिराक डेल्टा कहां बनेगा, जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, वहीं एक डेरिवेटिव के बाद ये इस तरीके से आपके पास सॉरी ये कंटिन्यूटी है, इसमें ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, बट एक स्टेप के बाद, एक डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी और उसके बाद डिराक डेल्टा आएगा, ठीक है। तो वो सेम ही पॉइंट है तीनों में ए, जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है, फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम जस्ट एक इमेजिन कर लेते हैं कि जी पूरा रेंज है ए से बी में, एक अकेला पॉइंट है, इतू सा पॉइंट जिसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव पे इन्फिनिटी आ रहा है, बाकी सब पे तो जीरो आ रहा है। तो हम सीधा से ये काम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा हमने मान लिया कि भैया जो लेट x इज नॉट इक्वल टू ए, भी x a नहीं है। तो अगर x a नहीं है तो वहां पर क्या होगा आपका, ये जो फंक्शन है ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a, तो डिराक डेल्टा आपका कुछ नहीं देगा। सो इन दैट केस आपके पास क्या होगा, ये जो आपका है इस ग्रीन्स फंक्शन पे अप्लाई होगा तो जीरो देगा, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें Rx मैंने कहा था जब जीरो हो जाए तो होमोजीनियस हो जाता है, तो ये होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन बन गई। और इसमें आप क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये भी तो वही इक्वेशन है बट जस्ट सेम ऑपरेटर, उस फंक्शन की जगह ये फंक्शन लिखा हुआ है, बस। क्या समझे, तो ये क्या है, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है बट जस्ट जहां पर fx लिखा था वहां gxa लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन्स फंक्शन है ये सेम जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा है, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसमें जैसे बोलूं कि ये जो आपके पास आ गया, तो इसमें आप क्या करते हो, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हो, रूट्स फाइंड आउट के बेसिस पे आप इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हो, सेकंड सॉल्यूशन निकालते हो। तो हम इसमें यहां पर कह सकते हैं कि भाई जो इसकी इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन होगा, मान लो एक सॉल्यूशन आ रहा है y1 और एक सॉल्यूशन आता है y2, ये आपके सॉल्यूशन आते हैं। देन आप क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो आप निकालते हो, वो क्या है, सम ऑफ सॉल्यूशंस इज आल्सो सॉल्यूशन। तो वो क्या है कि एक ए नंबर y1x प्लस a2 y2x, ठीक है। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा है कि भैया ठीक है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दो सॉल्यूशन है, इस टाइप का तो आंसर होगा, लेकिन इधर का फंक्शन अलग है, इधर का फंक्शन अलग है। लेट हमने ये भी मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। हमें या तो -1 के ऊपर बाउंड्री कंडीशन दी हुई है या 1 पे दी हुई है, जस्ट एज्यूम कोई भी पॉइंट्स। तो यहाँ का फंक्शन अलग होगा, यहाँ का फंक्शन अलग होगा, तो भैया दोनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो एक तरफ का फंक्शन होगा वो इसको ये लिख दिया, दूसरी तरफ का जो फंक्शन होगा उसके कोफिशिएंट अलग होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो ग्रीन्स फंक्शन है वो इस तरीके से, पहले तो सबसे पहले आपका, क्योंकि ग्रीन्स फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपका ए पॉइंट है, ठीक है, या तो x उससे कम है, ठीक है, या जो आपका x है वो a से आपके ज्यादा है।
और दूसरी चीज इसमें यह है कि भाई अगर मैंने मान लिया कि एक तरफ का पॉइंट ए है जहां की बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, इधर का पॉइंट बी है जहां की बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, अब यहां से ऐसे कोई कर्व है आपका और उसके बाद फिर यहां ऐसे जाता है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम कि यहां पर आपका भी कोई बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई जहां से इधर डिफरेंशिएशन और इधर डिफरेंशिएशन में फर्क है, नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है, कॉन्टिन्यूस तो है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वो पॉइंट हो जाएगा ए, ठीक है। तो जो आप x ले रहे हो, इसमें जो जनरल आप पॉइंट ले रहे हो वो a से बड़ा है और दिस वैल्यू a से छोटा है, तो ये इस a से इस a के बीच में ये आपका एक फंक्शन है और ये जो x है इस a से इस b तक ये आपके पास दूसरा फंक्शन। तो इन दिस वे हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारा ग्रीन्स फंक्शन ऐसा होगा। दूसरी बात, अब भैया क्या कहते हैं, घर पे मेहमान बन के आए हैं तो कपड़े भी तुम्हारे पहनेंगे, तो जो ग्रीन्स फंक्शन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और कह रहा है कि जैसा तुम्हारा सॉल्यूशन है मेरा भी वैसा ही है, तो भाई जैसी तुम्हारी बाउंड्री कंडीशन है तो मेरी भी वैसी ही है। तो जो आपकी एक बाउंड्री कंडीशन होगी, ठीक है, जो ए पॉइंट को कवर करते हुए, ये भी हम लगा सकते हैं और अभी हमने ए को कंसीडर किया हुआ है, अभी ए अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही पॉइंट हमने छोड़ा हुआ है, बाद में हम इसको इक्वल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जो बाउंड्री कंडीशन ए पॉइंट के ऊपर है भाई वो किस पे लगनी चाहिए, वो इसके ऊपर लगनी चाहिए, और जो बाउंड्री कंडीशन बी पॉइंट के ऊपर है वो किस पे लगनी चाहिए, वहां का फंक्शन तो ये है, इस पे लगनी चाहिए। तो अब ये जो पार्ट है मस्ट सेटिस्फाई, तो ये जो है ये सेटिस्फाई करना चाहिए द बाउंड्री कंडीशंस कंटेनिंग ए, ठीक है, तो जिसमें ए पॉइंट है वो उसका बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और इसके अंदर मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन कंटेनिंग बी, CAINING, कोई नहीं स्पेलिंग को, ठीक है, लिखने में हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे पहले तो ये भाई तुम्हारे जैसा सोल्यूशन भी रखेंगे, ठीक है, और तुम्हारे जैसे बाउंड्री कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। अब आ जाती हैं दो और चीजें भाई, फिर उसके बाद जो आपका y है वो कहता है कि भाई ये तो भाई हमारी तुम बिल्कुल कॉपी कर रहे हो, तो हम खुद में मत मिलाओ, हम अलग हैं, ठीक है। तो y कहता है कि अपनी औकात में रहो, जैसे तुम हो उसी कंडीशन के ऊपर रहो। सो देन ये जो ग्रीन्स फंक्शन है ये दो कंडीशंस, अभी हमारे पास क्या है, एक और ये दो, तो ये एक कंडीशन इस पे लग सकती है, एक कंडीशन इस पे लग सकती है, तो ये बात हो सकती है। अब जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये कुछ भाई मतलब पहला पार्ट है G1 या G2, इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कि एक को लिख सकते हैं A+ और एक को लिख सकते हैं A-। तो A+ हम A की हायर वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं, इधर A- A की लोअर वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर आ गई कंडीशन 1 और 2 जो हम इन पे लगा रहे हैं। कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, अब भैया फंक्शन तुम कुछ भी कहो, y की जितनी मर्जी कॉपी करो, वो है तो ऐसा जो कि कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है और वैसे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका फंक्शन है g(x)a, अगर मैं कहूं लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव,
तो a पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू से जाऊं, a की ज्यादा वाली जो वैल्यू है उससे a की तरफ अप्रोच करूं, मतलब ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू आपके पास होगा लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव। अगर सेम फंक्शन को मैं a नेगेटिव से अप्रोच करूं, ठीक है, मतलब कम वाली वैल्यू से इस वाले से अप्रोच करूं, तो ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो भैया आपको पता चल गया, इधर कोने की वैल्यू पता चल गई a, इधर कोने की वैल्यू पता चल गई बाउंड्री कंडीशन से b, ठीक है, इन दोनों a और b की वैल्यू पता चल गई, और ये जो स्मॉल a है उस पर पता चल गया कि ये दोनों फंक्शन जैसे भी आते हो इधर मिलेंगे जरूर, ठीक है, तो वो आपके पास ये आ गया। नाउ तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन है कंटिन्यूटी की, जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रीन्स फंक्शन के केस में। अब उसके बाद कंडीशन नंबर 4, भैया कंटिन्यूअस तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की आती है कि अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूं और लिमिट ले लूं x टेंड टू a पॉजिटिव। अब ये बात हमेशा याद रखना कि पहले a पॉजिटिव वाला लेना है फिर a नेगेटिव वाला लेना है, माइनस अगर मैं लिमिट ले लूं x टेंड टू a नेगेटिव तो डेल g बाय डेल x, तो ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 बाय एक नंबर है a2। अब भैया a2 कहां से ले आए, ये क्या है, ठीक है। अब इसका देखो नामकरण है, नाम कुछ भी कर सकते हो, तो वो a2 क्या है, ठीक है, a2 है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ, अब ये नामकरण है, ये ए नोट लिख लो कुछ लिख लो, मतलब क्या है इसका वो हम बताते हैं, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन एल, ये जो आप ऑपरेटर सा लगा रहे हो इसमें ये इक्वेशन कैसी होगी, तो अगर मैं इसको यहीं पर मेंशन कर रहा हूं तो मान लो ये कुछ ऐसा है, डी स्क्वायर एफ एक्स, क्योंकि लिख रहे हैं एफ एक्स लिखते हैं, मान लो यहां पर 2 है, ऐसी कोई इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है। तो इसमें ये जो, अब ये तो क्या, ये नॉन होमोजीनियस टाइप होगी क्योंकि दूसरी साइड पे आपका 0 नहीं है। अब ये जो है आपके पास 2, ये आपके पास वो कोफिशिएंट है जो हम कह रहे हैं कि 1 बाय a2 दैट कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये 1 बाय a2, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद भैया तब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तब ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, और क्योंकि ये इक्वल नहीं होंगे इन दोनों की वैल्यू में कितना फर्क आएगा, वैल्यू में फर्क मतलब एक यहाँ एक यहाँ, तो इन दोनों की वैल्यू में कितना फर्क आएगा वो फर्क आपका इस तरीके से आप निकाल सकते। तो अब ये आपके पास आ गया कि कोई भी ग्रीन फंक्शन कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर आपने क्या किया भैया, सारी प्रॉपर्टीज लगा दी, उसके बाद आपने ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट होते ही पहली बात जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि जी ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करो, क्योंकि जिस तरह की वो डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब वो आप वैसे ही सॉल्व कर पाओगे, इतनी आसान होती है, मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि आप उससे सॉल्व ही ना कर पाओ, आपको सिर्फ ग्रीन फंक्शन चाहिए। तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सीधी सॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या, मतलब उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी वो आपको नहीं कहेंगे कि आप ग्रीन्स फंक्शन से ही सॉल्व करो, क्योंकि वो तो आप किसी से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वो आपसे पूछते हैं कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ग्रीन्स फंक्शन होगा क्या,
ये पेपर में क्वेश्चन जो देखे गए हैं, ठीक है, वो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। नाउ अब हम एक क्विक सा रिवीजन लेते हैं कि पहले तो भी क्या क्या हुआ है। और तो मतलब यहाँ पे बस मैं एक बार ये ऐड करता हूँ कि जब इस जगह पर आपने ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, इस इक्वेशन का यूज करते हो कि आपके पास इस साइड पे आर ए है, ये ग्रीन्स फंक्शन है जिसके दो पार्ट हैं, ए से एक्स तक और एक्स से बी तक, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करके आपके पास एफ एक्स जो कि आपका y इक्वल टू जो भी आंसर निकालते हो वो आपके पास आ जाएगा। तो इतना सा तरीका। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि भी ओवरऑल हमने पढ़ा क्या है, एक बार माइंड में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पूरी कहानी बना लेते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे ग्रीन्स फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ग्रीन्स फंक्शन कुछ भी मुश्किल नहीं है। उससे पहले क्या है कि मैंने आपको कुछ बेसिक सा क्लियर किया कि ठीक है, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल अलग चीज़ होती है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग चीज़ होती है। तो नेवर मिक्स देयर डेफिनेशंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये एक खास तरह की चीज़, तो मैंने एक फंक्शन ऐसा लिया जो इस तरीके का है। नेक्स्ट में मैंने उसके डिफरेंशिएशन और एक्स को प्लॉट किया, तो यहाँ पर स्लोप है 1, यहाँ पर है -1, तो मैंने उसको प्लॉट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे अगर मैंने उसका फिर डिफरेंशिएशन लिया तो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, और ये स्टेप जो है ये है डिराक डेल्टा। और डिराक डेल्टा की स्ट्रेंथ कितनी है, जितना स्टेप का साइज है। अगर यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं हैवी साइड ऐसे करके बोलते हैं जो भी, ठीक है, तो हैवी साइड स्टेप फंक्शन, तो वो जो है उसका आप डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या मिलेगा, डिराक डेल्टा, बस। और क्योंकि वो यूनिट है 1 है तो सिंपल सा डिराक डेल्टा। अब ये 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ डिराक डेल्टा, ठीक है। तो ये भी चीज़ कमेंट्स में बताओ, पता था नहीं पता था, ठीक है। और ये पिक्चर ऐसा तुमने पहले सीखा हुआ था नहीं सीखा हुआ था, वट एवर यू फील कि भाई ये मैंने नया सीखा है, मेंशन इन द कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि भाई अगर मतलब कोई चीज़ आपको नहीं पता या कोई चीज़ और भी पता होनी चाहिए तो अगले किसी लेक्चर में मैं फिर उस पर और ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ, मैं वैसी वैसी चीज़ें और ढूंढ कर लाऊँ। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि भैया अब ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पर ये क्या है, अब ये मत सोचो कि भाई ये पहले बनाई हमने या ये पहले बनाई, ओवरऑल हमने एक ऐसी सेटिंग की जिसके हिसाब से हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको ये जो आपके पास राइट साइड में है इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लेके ये आ जाए, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, तो हमने क्या किया कि ये दो बोथ साइड्स यही ऑपरेटर लगा दिया, अप्लाई कर दिया। अब ये जब अप्लाई किया ये इस पे अप्लाई होगा तो ये लेफ्ट साइड तो सेम होगी, अब राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में है, तो वो उसको अंदर वो एंटर कर सकता है। नाउ जब ये अंदर एंटर करता है ये इस पे अप्लाई करता है, अब भैया ये जो सोल्यूशन है ये आर एक्स के इक्वल होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये डिराक डेल्टा बना रहा हो, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये डिराक डेल्टा आपका क्रिएट कर रहा हो। तो ये हमारे पास क्लिक मिला कि भैया ये ऐसा ये जो जी फंक्शन है जो कि पूरा सॉल्यूशन सिर्फ एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के थ्रू दे रहा है, तो ये जो है ये आपके पास इसके ऊपर ऑपरेटर लगाए तो डिराक डेल्टा आना चाहिए। तो डिराक डेल्टा क्या है, सिर्फ ए पॉइंट छोड़ के बाकी हर जगह 0 तो है, बस वहीं पर कुछ ऊंचा नीचा है, ठीक है। तो हम मेन उस पॉइंट को छोड़ के उससे पहले, क्योंकि भाई सेकंड डेरिवेटिव तक तो हम जाएंगे भी नहीं, हम तो यही 2 कंडीशन देखेंगे और इन 2 कंडीशन के हिसाब से तो डिराक डेल्टा मतलब अभी आया ही नहीं पिक्चर में, तो हमें सिर्फ यहाँ और यहाँ चेक करना है, यहाँ तक की कहानी में हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि ग्रीन्स फंक्शन क्या है। फिर हमने क्या देखा कि भाई अगर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑपरेटर को, ठीक है, इसमें ये फंक्शन पुट करके इक्वल टू 0 आ रहा है जब हम कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू a है, तो इस केस में मतलब ये इस सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें मान लो इसके 2 सॉल्यूशन है y1x और y2x, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी सॉल्यूशन होता है। तो
इसका जो सोल्यूशन है वो दिस एंड दिस होना चाहिए, लेकिन ए पॉइंट से सेपरेट इधर अलग और इधर अलग, ये चीज आपके पास। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि भाई इसके ऊपर पहली बाउंड्री कंडीशन और इसके ऊपर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि भाई इसमें तो बी पॉइंट का लेना देना ही नहीं है, ये तो ए पॉइंट से इस ए तक है, यहाँ तक है, तो इसके ऊपर इस पॉइंट पे तो इसकी कंडीशन लगेगी, और ये वाला पार्ट है दूसरा, इसके इस पॉइंट पे इसकी कंडीशन लगेगी। ठीक है, फाइन। उसके बाद फिर जी वो जो y फंक्शन था हमारा, उसने मना कर दिया कि भैया इतनी थोड़ा प्रॉपर्टी कॉपी होती है, तो ऐसे तो तुम कॉपी पेस्ट करी जा रहे हो, फिर तुम में और मुझ में अलग कैसे रहा, क्या रहा, फिर मेरा जो सोल्यूशन है वो कैसे निकालोगे अगर बिल्कुल ही मेरे को कॉपी करोगे तो फिर उसने क्या किया, मतलब जो हम देखते हुए आए हैं पहले के दिस मस्ट बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी हमने लगा दी कि दोनों साइड से अप्रोच करें, प्लस ए से या माइनस ए से, तो दोनों साइड से अप्रोच करने पर सेम वैल्यू आ रही है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तो दोनों साइड से अप्रोच करने पर सेम वैल्यू नहीं आ रही है, एक अलग है एक अलग है, और दोनों वैल्यू का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ये a2 क्या है, ये कोफिशिएंट है भाई, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट है फ्रॉम द इक्वेशन। नाउ तो मैंने आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करो, फिर उसको दो पार्ट में लिख दो इसके लिए, उनके ऊपर एक एक बाउंड्री कंडीशन लगा दो, फिर उसके ऊपर ये अप्लाई करो और ये अप्लाई करो। ये जो है a प्लस ये वाला फंक्शन होगा, a माइनस ये वाला फंक्शन होगा, और इसी तरीके से इनके डेरिवेटिव करके माइनस करके आपके पास ये आंसर आएगा। इतने कंडीशन में आपको जो ये है फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ लेट्स डू दिस के सॉल्यूशन प्रोटोकॉल इज बेसिकली दिस वन। ठीक है, तो आपने ये जो चीजें अप्लाई की है ये आपका सॉल्यूशन प्रोटोकॉल है। तो अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं जो कि मेरे पास है कि you have this second order derivative equal to Rx। तो एक मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इज इक्वल टू Rx। भाई ये कोई फंक्शन अभी हो सकता है, लेकिन यहां पर बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अभी इसका ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। इसके साथ आपको बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस आर y0 0 y-1 0 y0 0 एंड y-1 0, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब भाई बाउंड्री कंडीशंस, ये पहली कंडीशन A, ये दूसरी कंडीशन B, ये 0 से स्टार्ट है और 1 पे, तो 0 से 1 तक आपके पास क्या है, स्कोप है इसको सॉल्व करने का। नाउ तो लेकिन ये मत सोचना कि पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, सॉल्यूशन पूरा दे रहा है, लेकिन हम इसको इस रेंज में देख रहे हैं, एक बाउंड रेंज में देख रहे हैं। ओके, तो अब ये 0 से 1 तक इसको हम लेंगे। नाउ अब ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले इसमें क्या है, मुझे होमोजीनियस इक्वेशन लिखनी है। तो जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास d²fx इक्वल टू Rx। तो हम जो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके पास हो जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो m² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m आपके पास आ जाएगा 0 एंड 0, दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 एंड 0, ये देखो, ठीक है तो 0 एंड 0। सो जब आपके रूट्स आ गए तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन आपका होगा e⁻0x और एक सॉल्यूशन आपका होगा x e⁻0x।
और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया ये A1 और ये A2, और इनका सम जो है वो भी आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। नाउ तो जो अकॉर्डिंग टू दिस, अब आपके पास जो ग्रीन्स फंक्शन वो क्या होगा? अब ये जो है ये तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या बन जाएगा? A1 प्लस A2x, ये आपके पास बनेगा। नाउ GXA इज इक्वल टू, इसके अब दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट A1 प्लस A2x, दूसरा पार्ट B1 प्लस B2x। अब वैसे तो हमें, क्योंकि अब हम इसको A और B जो हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ हमें C1 C2 C3 C4 ले सकते थे, मतलब बट आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये A1 A2, इसको नाम डिफरेंट ही ले लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, या ठीक है कोई बात नहीं। तो A1 A2 B1 B2, और जो ये सिंगल है, क्योंकि अब A और B तो यूज होंगे नहीं, 0 और 1 ही यूज होंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको ऐसे लेते हैं। अब इसमें ये जो दोनों हमारे सॉल्यूशंस हैं, अब इसमें जो आपका x है वो आपका 0 से बड़ा है, और एक पॉइंट है कोई a उससे छोटा है, और जो x है आपका वो आपका 1 से छोटा है, और एक पॉइंट है कोई a उससे बड़ा है। तो इधर का जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो ये वाली बाउंड्री कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर वाले पोर्शन पे अगर मैं, ये क्या कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये जो आपके पास फंक्शन है y ये इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो A1, ठीक है, बाय फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन व्हेन x की वैल्यू 0, तो आपके पास आ जाएगा A1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आपको क्या कहती है? जो 1 पे अप्लाई होगी दूसरे वाली, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई? व्हेन, पहले डेरिवेटिव लो, ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करो, और फिर कहो डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव में 1 चला जाएगा, सिर्फ B2 बचेगा, ओनली बचेगा B2, और x कोई है ही नहीं जिसकी वैल्यू 1 पुट करें, एंड देन दिस इज इक्वल टू 0, तो B2 इज इक्वल टू 0। नाउ तो ये बच क्या गया? तो अब जो आपके पास फंक्शन बच गया, दिस इज योर, पहले में है A1 0, तो ये बच गया A2x, और दूसरे में बच गया आपका B2 0 है, तो ओनली B1, तो दिस इज इट। बाकी x जो है वो A0 और x जो है वो A1, ठीक है। ये आपके पास पहली दो बाउंड्री कंडीशंस लगा के जो गिवन है अलग अलग रिस्पेक्टिव पोर्शंस पे, वो आपने सॉल्व कर ली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास है कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। कंडीशन 3 क्या कहती है कि जो इधर का पोर्शन है और इधर का पोर्शन है, एट वैल्यू a दोनों इक्वल होंगे। तो उससे भी हमें कुछ इंसाइट मिलेगा, फाइंड होगा। अब एक चीज सोचो, देखो 4 हमारे पास कांस्टेंट बनेंगे, 1 2 3 4। 4 कांस्टेंट के लिए 4 तरह के इक्वेशंस चाहिए जिससे 4 कांस्टेंट सॉल्व हो जाए। तो भाई दो कंडीशन ये हो गई
एक कंटिन्यूटी की कंडीशन हो गई और एक डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन होगी, 4 कंडीशन होगी, उससे चारों कांस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे, ग्रीन्स फंक्शन आ जाएगा, दैट्स इट। अब अगर मैं इसमें देखूं, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, तो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन मैं अभी ले रहा हूं। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो थर्ड स्टेप यहां पर मैं कर रहा हूं, तो दिस g लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव इज इक्वल टू, अब इसमें x a लिख देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव g x a, ये आपके पास होगा। तो दोनों फंक्शन, एक तरफ है a2x और दूसरी तरफ है b1, a2x, लेकिन उसमें हमने a पुट कर दिया इक्वल टू b1 लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव क्या है, सिर्फ उस साइड से अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वो वैल्यू a है। तो ये आपके पास एक और कंडीशन आ गई कि भाई आपके पास a2a इज इक्वल टू b1, ये आपके पास वैल्यू है a पॉइंट के ऊपर। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंडीशन। तो ये भी, इससे हमें इसके कोफिशिएंट्स में कोई ना कोई रिलेशन पता चल गया। नाउ तो ये हमारे पास, अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि मान लो a2a माइनस b1 इक्वल टू 0, ये मतलब दो जो कोफिशिएंट्स, जो मतलब दो कांस्टेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन आ गया। इसको अभी सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर मैं लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव से अप्रोच करूं और लिमिट a नेगेटिव से अप्रोच करूं, तो ये 1/a2 आ रहा है, ठीक है। अब वो a2 का मतलब बस आपको पता है, अब बाकी वो नामकरण है, जो मर्जी लिख दो वहाँ पे, a नोट लिख दो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन a नोट ऐसे करके कुछ बना रहे हो, या a2 a1 a0 करके लिख रहे हो, तो वो जैसे भी आप लिख रहे हो वो आपकी मर्जी है, मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो a पॉजिटिव है ये क्या है, a पॉजिटिव वाला तो ये है, बड़े से ये अप्रोच हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 0, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा a2, इसका करेंगे 0, और इसका जब करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x खत्म हो जाएगा, सिंपल बचेगा a2 इज इक्वल टू 1/1, सिंपल। तो a2 क्या हुआ, a2 आपके पास हो गया -1। तो अगर a2 -1 हुआ, a2 हो गया -1, तो b1 हो गया -a। इस प्रकार से सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए आपके पास जो ग्रीन्स फंक्शन बचा वो क्या बचा, यहां पर आपके पास था a2x, ठीक है, तो a2 मतलब -x ये बचा, और यहां आपके पास क्या आया, -a, b1 क्या है, b1 इज, ठीक है, b1 इज -a, तो ये आएगा -a। तो ये क्या कहता है कि आपका जो x है वो 0 से a के बीच में है और 1 से a के बीच में, लाइक दिस। तो ये आपका ग्रीन्स फंक्शन है, ग्रीन्स फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब थोड़ा सा देखो, दिमाग लगा के देखो, लेट्स प्लॉट इट, ठीक है। तो आखिर में तो ये क्या है, कोई पॉइंट A है और ये 0 से 1 के बीच में वैसे है, तो हम इस तरीके से अब इसको प्लॉट करते हैं। ये है 0, ये है 1, ठीक है। तो 0 पे ये जो है ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ गया, ठीक है। ये एक बाउंड्री कंडीशन आपको बता रही थी कि जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, तो ये 0 से ही स्टार्ट होता है।
उसके बाद ए कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, अभी ये है ए। तो अब क्या होगा, सबसे पहले इस फंक्शन को प्लॉट करो। माइनस एक्स फंक्शन कैसे होता है? माइनस एक्स फंक्शन होता है ऐसे, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, अभी हम 0 से a के बीच में बात कर रहे हैं, वैसे तो ये पूरी लाइन ऐसे बनती, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन हमें इस पोर्शन का 0 से इधर का कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ ये यहां से यहां जाना है। तो ये जब तक a पे पहुंचेगा, ये फंक्शन a पे पहुंचेगा, ये वैल्यू कहां हो जाएगी? ये माइनस a पे, ये माइनस a पे ये वैल्यू पहुंच जाएगी। जब तक ये यहाँ a पहुंचेगा, ये माइनस a वैल्यू पहुंच जाएगी। दूसरा पार्ट, फिर a से 1 के बीच में क्या होगा? a से 1 के बीच में दिस इज माइनस a, तो ये जो माइनस a वैल्यू है, ये a से 1 के बीच में माइनस a ये वैल्यू चलेगी। तो ये आपका कैसा है? इस केस में आपके पास ये ग्रीन्स फंक्शन है। ये ग्रीन्स फंक्शन ऐसा है जो किसी पॉइंट a पे, ठीक है, आपके पास यहां पर ऐसा किंक बना रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस तो है, बट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग आएगा, उसमें डिफरेंस आएगा, और उनका जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपके पास ग्रीन्स फंक्शन है। दैट्स इट। अब हम जस्ट एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करते हैं कि भाई ग्रीन्स फंक्शन हमें मिल गया, लेकिन हम एक डमी मान लेते हैं, आर एक्स की कोई वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे केस में मेरे पास क्या है कि जब ग्रीन्स फंक्शन मेरे पास फाइंड आउट हो गया, तो मेरे पास ये जो फंक्शन है एफ एक्स, वो मेरे पास क्या होता है? a टू बी इंटीग्रेशन करके आर ए का जी एक्स ए का डी एक्स डी ए, सॉरी डी ए, ठीक है। तो ये आपके पास होता है एफ एक्स। तो हम मान लेते हैं राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था सम आर एक्स, शुरुआत में हम इसको 0 लेके चले थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इसको आर एक्स कुछ कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट टू कंसीडर? सो इसको हम साइन एक्स कंसीडर कर लेते हैं, साइन एक्स। तो अब क्या होगा, आपके पास इसकी वैल्यू साइन एक्स है, लेकिन यहां रखोगे साइन ए, तो जो एफ एक्स है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 साइन एक्स, सॉरी साइन ए जी एक्स ए डी ए, ठीक है, ये आपके पास होगा। अब भाई इसको जो 0 टू 1 है, हमारे पास फंक्शन कैसे है भैया? 0 टू 1 में इधर फंक्शन अलग है, इधर फंक्शन अलग है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये जो हमारे पास इसके जो हम पार्ट करेंगे वो क्या करेंगे कि हम इसको लेंगे 0 टू x, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ है, इसको सिर्फ आप माइंड में रखो, उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको अभी ऐसे मत करो कि भाई ये कैसे आया, ठीक है। सो थोड़ी सी चीज़ उसको अभी माइंड में रखो कि इसको हमने लेना है 0 से x, तो हम एक सर्टेन, अब ज़रूरी नहीं है, देखो ये जो x है ये क्या है, ये एक वेरिएबल पॉइंट हमने लिया है कि ये पूरा स्कैनिंग करने के काम आएगा। तो ये 0 टू x, और फिर दूसरा हम पॉइंट ले रहे हैं कि आपका x टू 1, तो ये x क्या है? ये बीच का कोई पॉइंट है जिसको हम अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू देने से पर्पस सर्व नहीं होता। नाउ इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा साइन ऑफ a, और ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर अभी मैं इसको सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, एक्स ए डी ए प्लस x से 1 तक, यहाँ पे भी आएगा साइन a
GXA DA, ये आपके पास आएगा। अब भाई GXA, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करोगे भाई? ये वाली वैल्यू पुट करोगे कि ये वैल्यू पुट करोगे? तो आपको सिर्फ यहां इतना ध्यान देना है कि ये a के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। a जो है वो आपका x से लेसर है। इस केस में क्या नजर आ रहा है आपको? a आपका x से कम होना चाहिए। तो a जो है वो आपका x से कम कब है? a, x की ये जो वैल्यू है, x की वैल्यू से लेस a, ये कंडीशन आपको नजर आ रही है। तो तब आप इसको माइनस a, यहां पर आप यूज करोगे माइनस a, और यहां पर आप यूज करोगे जब आपके पास जो a की वैल्यू है वो x से ग्रेटर है। तो यहां का इंटीग्रेशन देखोगे, ये जाएगा x से बढ़कर 1 से कम, ठीक है, इस रेंज में। तो यहां पर आप यूज करोगे माइनस x। तो ये एक छोटी सी बात है जो सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जो इंट्यूशन के साथ उतनी अच्छी सेट नहीं बैठती है, बट फॉर द टाइम बीइंग टेक इट लाइक दिस, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to x माइनस a साइन a dA, और ये x to 1, और इसमें भी हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, माइनस x to 1, और यह है x साइन a dA। फाइन। तो अब हमारे पास बेसिकली क्या है? ये वाला जो x है, क्योंकि ये a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये x हम बाहर ले सकते हैं, और साइन a का सीधा सीधा आपके पास माइनस कोस a आ जाएगा, ठीक है, जिसकी आप लिमिट पुट कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपका बाय पार्ट्स a इंटू साइन a, इसको आप बाय पार्ट्स, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या आंसर देना चाहिए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये आपके पास है माइनस a एज इट इज माइनस ऑफ कोस a, और ये आपका है 0 to x माइनस, ये आपके पास है इंटीग्रेशन, a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a है तो वो 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया कोस a विद माइनस सॉरी dA, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। एंड दूसरा पोर्शन ये आपके पास है माइनस x साइन a, तो ये बन जाएगा माइनस x, इसका आएगा माइनस कोस a x to 1, ठीक है। तो ये जब हम इसमें कोस का फिर करेंगे तो साइन आ जाएगा 0 to x के केस। ये आपके पास हो गया, माइनस अभी बाद में लेते हैं, माइनस बाद में, तो पहले x पुट करेंगे तो माइनस x कोस x, और माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस x, और सॉरी माइनस 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म आई, और ये आ गया प्लस कोस a, ठीक है, 0 to x, फाइन। और ये आपके पास बन गया, जब हम ये जो a है इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x कोस 1, ठीक है, माइनस x कोस x, ये आपके पास पोर्शन बन जाएगा दूसरा। नाउ इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा x कोस x, ठीक है, ये पोर्शन बनेगा। इसको हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये है आपके पास कोस x माइनस कोस 0 इज 1, प्लस x कोस 1 माइनस x कोस x। सो ये गाइज आपके पास कुछ चुनिंदा टर्म्स यहाँ पर बच जाती हैं। तो
1 माइनस कोस एक्स प्लस एक्स कोस 1, कोस 1 1 1, ठीक है। तो ये आपके पास हैं, just let me check कोस, अरे तो कोस ए का यहाँ साइन ए आएगा ना, देयर वाज सम मिस्टेक, ठीक है। तो ये साइन ए आएगा, ये आपके पास साइन एक्स आएगा माइनस 0 आएगा। तो ये आपके पास 1 नहीं आएगा यहाँ पर, एंड दिस विल बिकम माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कोस 1, फाइन। दिस इज योर आंसर। ये आपका एफ एक्स जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। सो गाइस, आई होप आपको मतलब ये जो मेथडोलॉजी है, तो हमने इसमें क्या किया, एक बार जस्ट हल्का सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो इससे पहले जो हमने मेथडोलॉजी पूरी सीख ली थी कि क्या क्या करना है, वो मेथडोलॉजी अब हमने उस पर लगाई। तो स्टेप नंबर 1, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिस इज इक्वल टू 0 करके आपका फाइंड आउट होगा। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट करोगे, ये सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अब इसको 2 पार्ट में बांट दो, ठीक है, दोनों पार्ट के तौर पे लिख दो। अब ये जो दोनों पार्ट के तौर पे आपने लिख दिया है, ये आपके पास बाय फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये है, बाय सेकंड बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये है, और फिर आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो 2 बाउंड्री कंडीशन लगाई, 2 कांस्टेंट कम हो गए। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया है कि ये जो है दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो ये दोनों पार्ट आपके पास इस तरीके से रहेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करते हो, फिर इसमें डिफरेंशिएशन के बाद डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो आप इसको सॉल्व करते हो, इनसे वैल्यूज निकाल लेते हो। तो अब आपके पास एक ग्रीन्स फंक्शन आ जाता है। नाउ ये जो आपके पास ग्रीन्स फंक्शन है, इसको हम प्लॉट करके देखते हैं कैसे होगा। तो ये आपका प्लॉट करके आ गया। अब जब हमने इसको प्लॉट कर दिया है, तो ये जस्ट हमने देखने के लिए कि भाई हमें समझ में भी आया क्या वही जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे थे उसी टाइप का कुछ है कि वो हमने वैसे ही कोरी कल्पना की थी। तो वही चीज़ निकली, ठीक है, कि देयर इज सम पॉइंट ए। अब वो ए आप यहाँ लो, उसी टाइप का ही बन जाएगा। तो ये क्या है, एक हिसाब से उस फंक्शन को इस ए के रिस्पेक्ट में स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में सारे पॉसिबल ए आपने कवर कर लिए। नाउ तो आप उसको पहले इसके लिए चेक करते हो, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, सबके लिए कर करके आप उसको सम कर रहे हो, ऐसा कुछ काम आप कर रहे हो। तो वो एक मतलब बैकग्राउंड में उसको ग्राफिकली अगर देखा जाए तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग टाइप की एक चीज़ बनेगी कि किस तरीके से ये हो रहा है। बट उसके लिए ठीक है, थोड़ा मतलब ग्राफिक्स एंड ये सब चीज़ें उसकी एक बहुत फैंसी, ये बहुत मेहनत करके एक एक्सप्लेनेशन तैयार करनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट इजी कि आप उसे ग्राफिकली देख पाओ। और ऑब्वियसली ग्राफिकली समझने से पहले मैथ तो समझ आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। नाउ फिर आपके पास ये आ गया कि हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, फिर ये 0 to 1 a to b, और इस तरीके से हमें इसका जो है वो सोल्यूशन आना चाहिए। हमने इसके 2 पार्ट किए, 2 पार्ट के हिसाब से अब ये जो a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वो 0 to x जा रहा है। तो a, तो इसमें जो a है वो x से आपका स्मॉलर होना चाहिए, और इसमें जो a है वो आपका x से लार्जर होना चाहिए। ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है। इनको ध्यान में रखते हुए आपने वैल्यूज़ पुट की, बाकी जस्ट उसके बाद जो नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म टाइप, ठीक है, वो आप सॉल्व करते हो और ये आपका आंसर आ जाता है। बट पेपर में आ गया तो कैसे करोगे? क्या पेपर में पूरी मेथडोलॉजी लगाओगे? तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा मेथड लगा के पेपर में सॉल्व करो। So there are some techniques
जिससे आप इसी क्वेश्चन को, ग्रीन्स फंक्शन को, क्योंकि पेपर में तो ऑप्शंस गिवन है, तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको फाइंड आउट करो या आप उसको सॉल्व करो। और उसके अलावा एक और शॉर्टकट टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है। तो ये सब होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आई होप इतने लेक्चर में भी आपको ग्रीन्स फंक्शन सॉल्व करना तो आ गया। अब उससे रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक्स फॉर टुडे। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर कैसे लगा हमें फीडबैक ज़रूर दें। आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, कौन सी चीज़ में हमें और एफर्ट्स पुट करने चाहिए, या कौन सी चीज़ आपके लिए और ज़्यादा लानी चाहिए। फाइन, तो एनफ फॉर टुडे। सो गाइस, will be back again with another lecture of Udgam series. Till then, take care and have a good day.